हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आर्या और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं आप यहाँ पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स क्लासेस बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंटरमीडिएट की फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो ये डेरिवेशन जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आज हम इस डेरिवेशन को हम पूरा का पूरा आपको विस्तार से समझाने वाले हैं। इसके लिए इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप यहां पर अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आखिर हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है, मान लिया कोई वैद्युत द्विध्रुव है यहां पर, और ये वैद्युत द्विध्रुव जो है इसका नाम है ए और बी। इसका यहां पर एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, इसका मध्य बिंदु O है और इसकी द्विध्रुव की लंबाई को हम 2L मानते हैं। यहां पर L और L दोनों तरफ की लंबाई को अलग अलग मान लेते हैं। तो ये इधर L है, इधर L है, टोटल लंबाई 2L है। ठीक है, इससे R दूरी पर निरक्ष में एक बिंदु है यहां पर P, और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। कितनी दूरी पर है ये, तो हम मान लेते हैं कि R दूरी पर ये बिंदु P है। यहां पर इस तरह से हम केवल दिखा देते हैं क्योंकि बहुत ही खराब चित्र फिर हो जाएगा। R दूरी पर ये हमारा बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र बनाएगा कौन, तो वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे आवेश। तो अगर प्लस क्यू आवेश कारण देखें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, फिर माइनस क्यू आवेश कारण देखें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, इन दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाल करके और इन दोनों का परिणामी निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे। इन दोनों का ही जो परिणामी होगा वही हमारा यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना है ये पता करना है। फिर माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र कितना है बिंदु P पर, यह भी पता करना है। याद रखिएगा दोनों आवेश समान है, Q यहां पर भी है, Q यहां पर भी है, और यहां से बिंदु P की दूरियां भी समान होंगी। इसलिए यहां पर वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश कारण और माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र समान होगा, लेकिन दिशाएं विपरीत होंगी, दिशाएं अलग अलग होंगी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि यहां पर जो बिंदु B के कारण या प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, हम लोग लिख लेते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी, बिंदु P से दूरी। अब बताइएगा कितनी है, अभी हम लोगों को नहीं पता है। प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है, हमें पता है आधार L है। अगर POB त्रिभुज देखें तो आधार L है, लंब R है, तो कर्ण कितना होगा, तो कर्ण बराबर होता है रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार इधर भी इतना ही हो जाएगा, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। तो प्लस क्यू आवेश की कहें या फिर माइनस क्यू आवेश की कहें, तो माइनस क्यू आवेश या प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी दोनों की इतनी ही होगी, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब अगर दूरियां पता हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालना कोई कठिन बात नहीं रह जाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है प्लस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र निकालिए, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। अब प्लस क्यू आवेश ही क्यों कहें हम, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के कारण बराबर वैद्युत क्षेत्र बनेगा, केवल इनकी दिशाएं ही अलग अलग होंगी, लेकिन वैद्युत क्षेत्र जितना ये बनाएगा उतना ही ये वाला आवेश बनाएगा। क्योंकि आवेश बराबर है, दूरियां बराबर है, तो वैद्युत क्षेत्र भी बराबर होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, आप बता सकते हैं क्या? तो हमें पता है किसी भी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला जो होता है वो होता है E =
के क्यू अपान आर स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए, पहले आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। तो E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर फार्मूला होता है किसी भी बिंदु आवेश कण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, यहां पर अगर हम प्लस क्यू आवेश कण और या माइनस क्यू आवेश कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो E1 कहें या फिर E2 कहें। E1 हम क्या कहेंगे, प्लस क्यू आवेश कण E1 कह लें या फिर EA कह देते हैं। चलो EA और EB, EA का मतलब है माइनस क्यू आवेश कण और EB का मतलब है प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, दोनों बराबर होंगे और होगा कितना, तो के क्यू अपान आर स्क्वायर, अर्थात के लिखिए क्यू लिखिए अपान में आर। अब भाई आर का मतलब आप बताइएगा, तो आर का मतलब यहां पर दूरी है, प्लस क्यू आवेश की दूरी लिखो या फिर माइनस क्यू आवेश की दूरी लिखो, दोनों दूरियां बराबर हैं। तो आर स्क्वायर मतलब इस दूरी का स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर होगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा, अर्थात आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार ये फार्मूला कहां से आ गया, तो ये फार्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए, जहां पर के का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर, इस तरह से लिख दें। तो अगर ये वाला फार्मूला नहीं देखा होगा आपने तो ऐसा देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। के का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो गया। EA कहो या EB कहो, दोनों है के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। अब अगर ये दोनों इधर हैं तो अगर B के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बना है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, EB का, ये EB का डायरेक्शन है, यहां पर हम इस तरह दिखा देते हैं, EB का डायरेक्शन ये है, और A के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बना है उसकी दिशा में होगा, अर्थात यहां पर यह है हमारा EA का डायरेक्शन। ठीक है, EB है, EA है, लेकिन अब समझने वाली बात यह है, ये EB और EA दोनों ना तो ऊर्ध्वाधर है ना ही क्षैतिज है। अगर दोनों विपरीत दिशा में होते हैं तो घटा देते हैं, दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो जोड़ देते हैं। मतलब EB इधर है, EB भी इधर होता, EA और EB दोनों एक दिशा में होते तो जोड़ देते, परिणामी निकल आता। अगर विपरीत दिशा में होते, एक इधर है एक उधर है, तो ऐसी स्थिति में हम घटा भी देते। लेकिन ये तो ना तो एक ही दिशा में और ना ही जस्ट विपरीत है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इनको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर देते हैं। अगर हम EB को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करें तो EB का क्षैतिज घटक ये होगा और ऊर्ध्वाधर घटक ये होगा। EB ये है, इसका ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। यहां पर ये अगर कोण थीटा होगा तो ये कोण थीटा होगा, और अगर ये कोण थीटा है तो यहां पर आएगा EB cos थीटा, इसका क्षैतिज घटक। EB का क्षैतिज घटक EB cos थीटा, EB का ऊर्ध्वाधर घटक EB sin थीटा। याद रखिएगा, जिधर थीटा होता है उसके साथ में cos, जिधर थीटा नहीं होता है उसके साथ में sin, जब भी घटकों में वियोजित करना होता है। तो EB का क्षैतिज घटक EB cos थीटा, EB का ऊर्ध्वाधर घटक EB sin थीटा। इसी प्रकार EA का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करो तो EA का ऊर्ध्वाधर घटक इस तरह से होगा, जिसे लिखेंगे EA sin थीटा, और EA का क्षैतिज घटक यही होगा, अर्थात EA cos थीटा। लेकिन यहां पर हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर घटक EB sin थीटा और EA sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट है। ये एक दूसरे को निरस्त कर दें, क्योंकि बराबर होंगे और अपोजिट होंगे तो घट जाएंगे, जीरो आ जाएगा। जैसे हम कहें 3 इधर है, 3 ऊपर की ओर है और 3 ही नीचे की ओर है, तो दोनों घटेंगे, उत्तर क्या होगा, जीरो। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर घटक जो है EB sin थीटा और EA sin थीटा ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि ये विपरीत है एक दूसरे के। लेकिन जो क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक दोनों एक ही दिशा में है, EB cos थीटा और EA cos थीटा दोनों सेम दिशा में है, इसलिए ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो P पर होने वाला है वो इनके कारण जो भी है होने वाला है, इनसे इनका आप कोई लेना देना नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये परिणामी इन दोनों का जीरो हो जाएगा, ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो होगी, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा ये दोनों जुड़ गए, क्योंकि EA sin थीटा और EB sin थीटा ये दोनों घट जाएंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इसलिए ये निरस्त कर देंगे। ठीक है, केवल इनका परिणामी होगा। तो ये परिणामी कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। E बराबर EA cos थीटा का मतलब है EA और EB दोनों का मान हमें यही लिखना है, तो लिख देते हैं KQ अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। ओके, फिर EB का मान भी यही रखेंगे, KQ अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू में cos थीटा। बात क्लियर है ना। अब यहां पर लिखिएगा जरा,
देखो सेम चीज है तो ये दुगना हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें P और P जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2P, तो ये KQ/R² इंटू कॉस थीटा, KQ/R² प्लस L² इंटू कॉस थीटा जुड़ेगा तो 2KQ/R² L² प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये बन जाएगा 2KQ/R² प्लस L² इंटू कॉस थीटा हो गया। जुड़ करके इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात हम करें, ठीक है। आगे की बात क्या है, यहां पर हम cos थीटा का मान निकालेंगे और cos थीटा का मान कहां से निकालेंगे, इस वाले त्रिभुज BOP से। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आपने त्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यहां पर आधार क्या है OB और कर्ण क्या है ये √R² प्लस L²। तो हम कह सकते हैं cos थीटा को हम लिख सकते हैं L/√R² प्लस L², आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू 2KQ/R² प्लस L² तो है ये ऑलरेडी, इंटू में cos थीटा की जगह पर आधार बटे कर्ण लिखेंगे, आधार मतलब L और कर्ण मतलब √R² प्लस L²। बात क्लियर है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिख पाएंगे E इज इक्वल टू 2K अलग कर दो जरा, 2QL अलग कर लो, तो 2QL इंटू में K को जरा अलग कर दिया, और यहां पर इसे हम लिख सकते हैं R² प्लस L² की घात 1 है, और रूट का मतलब होता है किसी की भी घात 2 जिस पर रूट लगा होता है, इसकी घात 1/2, ठीक। तो रूट का मतलब है घात 1/2, गुणा में घातें जुड़ती हैं, यहां पर 1 घात है इसकी और यहां पर 1/2 घात है, दोनों की गुणा होगी तो 1 और 1/2 जुड़ जाएगी, 3/2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू, यहां पर 2QL का मतलब आप समझते होंगे, इसे हम P कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है P, तो P हो गया इंटू में K हो गया, अपान में क्या हो जाएगा, तो अपान में R² प्लस L² की घात 1 ये थी, 1/2 थी ये, तो 1/3 हो गया, सॉरी 3/2 हो गया, ठीक है। तो E इज इक्वल टू PK/R² प्लस L² की घात 3/2। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हमें याद रखना है, पिछले वाले भी डेरिवेशन में हम लोगों ने देखा था कि जो L होता है L² बहुत ही छोटा होता है R² की तुलना में, इसलिए हम L² को छोड़ देते हैं, L² को छोड़ने पर, ठीक है। L² इज वेरी वेरी लेस देन R², देन L² को छोड़ने पर, और L² जैसे ही हम छोड़ेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, E इज इक्वल टू KP/R² प्लस L² को छोड़ दिया तो R² की घात 3/2 लिखना है, R² की घात 3/2, यहां से 2 खत्म, E इज इक्वल टू आ जाएगा KP अपान में R³, यही फार्मूला हो गया। यहां पर अगर K का मान लिख दे तो K को हम क्या लिखते हैं, अभी हमने बताया था K का मतलब है 1/4πε0, सो 1/4πε0 इंटू में P/R³, ये फार्मूला हो गया वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, आया है, बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम फिर लेके आएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, फिजिक्स के, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय और पढ़ाई करते रहिए।